चुनावी अखाड़ा पहुंचा है रायबरेली। रायबरेली कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। वो यहाँ से सांसद हैं। मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 2 विधानसभा सीटें 2017 में कांग्रेस ने जीती, लेकिन बाद में वो भी भाजपाई हो गए। इस समय 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। तकरीबन 28 लाख के आसपास मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग चौथे चरण में 23 फरवरी को करेंगे। मैं और मेरी सहयोगी रितु पहुंचे हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं यहाँ के शहीद चौक पर, और शहीद चौक के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐतिहासिक जगह है इनके यहाँ की। जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी देश के लिए जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी याद में ये शहीद चौक बनाया गया है। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित तमाम तरह के कुछ वकील हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी बातचीत होगी। तो मैं रितु से निवेदन करूंगा, रितु इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति फिलहाल यहाँ बद से बदतर देखी जा रही है। लेकिन इस बीच 10 मार्च के साथ साथ जो भी अभी तमाम चरण के यहाँ पर मतदान होने हैं, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति हर दल की तरफ से बनाई जा रही है। अब ऐसे में किस तरह की रणनीति बनेगी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल भी मौजूद है। ऐसे में शुरुआत आपसे करना चाहूंगी सर, बीजेपी के पास अभी 6 की 6 विधानसभा सीटें, कहाँ देखते हैं आप लोग अपने आप को, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, तो क्या बदलाव की बयार बहेगी? बिल्कुल बहेगी। पिछली बार हम 3 विधानसभा सीटों पर जीते हुए थे, और इस बार तो हमारे पास 2 विधायक इन्हीं के कांग्रेस सपा गठबंधन से जो जीते हुए थे, हमारी पार्टी में खुद शामिल हुए हैं। उन्होंने भाजपा में आस्था व्यक्त की, और तो इस बार हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। ऐसे में अदिति सिंह जिस तरह से अभी यहाँ बीजेपी में गई है, क्या समीकरण बनता बिगड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस में आना और जाना लोगों का तो लगा ही रहता है। आदमी जो शख्सियत है अब बहुत महत्वाकांक्षी होती है। ये नहीं होता है, उसको ये नहीं दिखता है कि हमने क्या किस पार्टी से और आके हम यहाँ जीते और हमने अपने स्वार्थ के लिए चली गई। कांग्रेस का गढ़ दूसरा, अभी यहाँ पर कहा तो यही जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए। समाजवादी पार्टी का दिखती है? देखिए, जहाँ तक बात गढ़ की आती है तो 2012 में 5 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, तो गढ़ कहाँ से हुआ? और रही बात इस बार, पूरे रायबरेली का आम जनमानस 2012 की सरकार को याद कर रहा है, अखिलेश यादव को याद कर रहा है। जिस तरीके से विकास कार्य रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने कराया था, उन दिनों को याद कर रहा है और इंतजार कर रहा है 23 तारीख का। जैसे ही 23 तारीख आएगी, भारी बहुमत से 6 की 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो सीधी कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ सोनिया गांधी यहाँ से लोकसभा सांसद है, और ऐसे में तमाम तरह की बातें दावेवादे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को क्या बचा पाएगी? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये कांग्रेस का गढ़ है, और विकास के कार्य जो भी किए वो कांग्रेस पार्टी नहीं किए। आप रेलवे कोच देख लीजिए, रेल पहिया देख लीजिए, या एम्स देख लीजिए। इन्होंने हमेशा एक कुठाराघात किया है रायबरेली पर। हमारे यहाँ एम्स में 900 बेड थे, इन्होंने 600 कर दिया। और जब ये सरकार आई थी 2017 में तो कहा था गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा। आप देख लीजिए कितने गड्ढे मुक्त हुए इस प्रदेश में। और कांग्रेस ने हमेशा रायबरेली के लिए एक से एक काम किया, और जो भी अन्य सरकारें आई उन्होंने रायबरेली को हमेशा धरातल में पहुंचाने की कोशिश करी। कांग्रेस का सीधा आरोप कि जब से बीजेपी आई है कोई भी विकास नहीं किया है। जी नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ कागज पे काम किया था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पे एम्स था, एम्स किस हाल पे था, किसने, हमारी सरकार जब आई तब कार्य धड़ल्ले से चालू हुआ। रेल कोच में अतिरिक्त बजट लाया गया भाजपा सरकार में, जहाँ पे पहिया कारखाना का भी काम चालू हो गया है। और वर्तमान में जो बता रहे हैं भाई साहब की गड्ढे से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देने वाली सरकार भाजपा सरकार है। 5 एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने प्रदेश को दिया है। आप बिल्कुल, कई तरह के बड़े दावे वादे तो किए जाते हैं, इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी यहाँ पर जारी है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है और 23 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहले के चुनाव और आज के चुनाव में बहुत अंतर आ गया है। पहले आप देखते थे झंडा बिल्ला और गाड़ी ये सब रहता था, अब मतदाता पूरी तरह से जागरूक हो गया है। वो काम देख रहा है, वो विकास देख रहा है, और साइलेंट मतदाता है, वो उबाल के सामने नहीं आ रहा। और जहां तक रही कांग्रेस की बात अगर कर लें तो जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है, और इसमें अब गांधी ब्रांड वाली बात भी खत्म हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत मेहनत करे, सारी चीजें करें, लेकिन सोनिया जी दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ पर आती नहीं है, लोगों से मिलती नहीं है।
इन सब चीजों का बहुत ज्यादा जो है असर जनता के बीच में पड़ रहा, काम नहीं हो रहा लोगों का उनके सांसद होने से। देश भर की सर बात की जाए तो वकीलों का यहाँ पर कई बातों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहा है। ऐसे में क्या जिस तरह से सर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन को तराश रही, क्या सच है? बिल्कुल सही कहा। असल में आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता बड़े नेता को नहीं देखना चाहती, जनता ये देखना चाहती है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसने क्या काम किया है। जैसा कि रायबरेली का नाम हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि रायबरेली उस तरह का रायबरेली है जैसा आपने सुना है? रायबरेली में सोनिया जी खाली सांसद हैं, वो यहाँ की एक ब्रांड नेम हो गई हैं, बाकी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। जमीन पर अगर एम्स लाया गया तो जब लाया गया और तब से अब तक एम्स क्या इतना वक्त लगना चाहिए एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को चालू होने के लिए? तो और सोनिया जी स्वयं यहाँ कितनी बार आती हैं ये यहाँ की जनता जानती है। और अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि उसको ब्रांड नेम नहीं चाहिए, उसको विकास चाहिए, उसको रोजी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, बहुत संपन्न है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आप जो है उस पैसे रुपए का और उसका क्या करेंगे? इसलिए चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, समाज हो, सबको पहले सुरक्षा चाहिए कि अगर उसके पास 1 रुपया भी है तो वो सुरक्षित है, 1 लाख रुपया भी है अगर सुरक्षित नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले सुरक्षा दिया है, लोगों के अंदर ये विश्वास जगा है कि गुंडे, माफिया, अपराधियों का कोई जो है अब ये पूरी तरीके से समझिए दौर खत्म हो गया। अगर कहा जाए तो अपराधियों का एक दौर था, वो दौर इस सरकार ने खत्म कर दिया, उनकी कमर तोड़ दिया। बिल्कुल है, जिस तरह के अभी तक तो खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर था उस पर आपने साफ सफाई दी, लेकिन अब तो यहाँ पर जो मतदाता हैं वही आप लोगों पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि ब्रांड नेम, तो सोनिया जी ब्रांड नेम नहीं है रायबरेली के लिए। सोनिया जी की एक आत्मीयता जुड़ी हुई है रायबरेली से, फिरोज जी से लेकर और इंदिरा जी, हमारे राजीव जी की भी एक आत्मीयता जुड़ी हुई है। अगर इसको कहना तो ये रायबरेली वालों की कोई ऐसी वो नहीं है कि वो किसी के किए हुए कार्यों को भूल जाएं। आप कह रहे हैं धरातल पे क्या काम नहीं दिखा है? क्या आप रेलवे कोच देख लीजिए, रेल पहिया कारखाना देख लीजिए। लेकिन क्या हर बार सिर्फ रेल पहिया कोच और यही इसी तरह के जो मुद्दे किए गए हैं उन्हीं को दिखाया जाएगा? नहीं, वो मुद्दे नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ रोजगार भी मिला है, लोग आगे भी बढ़े, एम्स में भी है। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहूँगा, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। हमारी प्रदेश में जो सरकार आएगी, हमारी आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जो इस समय लड़ रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पर पूरे तरीके से वो लगी हुई हैं और वो कार्य कर रही हैं। और लोग जो यहाँ कहते हैं कि ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम नहीं है, वो आदरणीय सोनिया गांधी जी यहाँ के लोगों के दिल में बसती हैं। लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा यहाँ पे प्रियंका गांधी लेकर चल रही है, इस बीच ये भी देखा गया कि जो ब्रांड नेम था उन्हीं को सफाया कर दिया गया और ऐसे में नाराजगी फिर महिलाओं में भी देखी गई कि जो अंदर के लोग हैं उन्हीं को तरजीह नहीं दी जा रही, तो बाहर के लोगों से कैसे लड़ाएंगे? ऐसा नहीं है, कहाँ नहीं तरजीह दी जा रही है, मुझे तो नहीं दिखता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह लड़ रहा है और कहाँ ये तरजीह नहीं दी जा रही। आप देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए या आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ जा रही है वहाँ महिलाओं में उनके लिए कितनी बड़ा उत्साह है। ठीक है सर, एक रिएक्शन और आपसे कि आप भी एडवोकेट है और इसमें तमाम तरह की बातें यहाँ पर दोनों आपके जो साथी हैं उनकी तरफ से की गई, तो क्या ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस मुक्त भारत होना जा रहा है? देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, यहाँ कांग्रेस और भाजपा और सपा का नहीं, मुद्दा मेन ये है कि कैसे रोजगार हो। सबसे पहला उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार, किसानों के ऊपर सम्मान, इन मुद्दों पे चुनाव होगा, विकास पे नाम पे चुनाव होगा। आपको बता दें, रायबरेली 5 सालों में क्या 30 सालों में वीरान की तरह रही है, हमेशा की रही है। और आपको बता दें कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी की वजह से विधायक बने वो भाजपा का दामन थाम लिए और लगभग आज भाजपा में वो शामिल हो गए, परंतु उनकी जो मानसिकता थी वो पहले से ही भाजपा में थे। समाजवादी की अगर पार्टी न लगती तो वो भी जीत ना पाती। कांग्रेस भी अकेले अपने दम पे कभी आज तक विधायक नहीं बना पाया, अगर वो गठबंधन हुआ तो तभी जीते। और आपको भी बता दें, रायबरेली में समाजवादी का गढ़ रहा हुआ है और 5 विधायक इसी रायबरेली से 12 से 17 के बीच में रहे हैं। आप इतिहास उठा लीजिए, 12 का रिजल्ट देख लीजिए, उसमें रहे। और अब की ऐसे आपने कहा सपा और बीजेपी का है, नहीं, आपको बताना चाहते हैं रायबरेली में अब उल्टा है, सपा से ही ये टक्कर हो गई, पर भाजपा चौथे नंबर पे जा रही है। ठीक है, भाजपा किस नंबर पर जा रही है देखना दिलचस्प होगा। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद जो मतदाता है, आम जनता है, उनके बारे में जानते हैं। क्या कुछ कहना है?
देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब 12 में सरकार थी, रायबरेली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिजली के विषय में जो काम किया, 29 बड़े पावर स्टेशन लगा के रायबरेली को 24 घंटे लाइट देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। सामने जिला अस्पताल है, उसमें बेड बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। महिला अस्पताल बनाने का काम, 5 बड़े पुल का निर्माण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। रोडों का सुंदरीकरण कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। बड़ी संख्या में किसानों को कृषक दुर्घटना बीमा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, महिलाओं को 10-90 देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। अब जनता सिर्फ वही 12 से 17 की सरकार को, अखिलेश यादव को देख रही है। और 12 में 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी की, सिर्फ सदर की सीट रह गई थी और इस बात का दावा है कि सदर की सीट में समाजवादी पार्टी विधायक बनाने जा रही है। ठीक है, कई तरह के दावे वादों के साथ यहाँ पर मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। इसमें मतदाता क्या कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या रिएक्शन आपका कि 2022 का चुनाव किस तरह से देखते हैं और क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? जी मैडम, 2022 का चुनाव विकास पे होगा फिर तो। हो रहा है विकास? जी मैम, विकास समाजवादी पार्टी में जो 2012 से 17 के बीच में हुआ था, उसी विकास के लेकर 2022 में होगा। किस दल को आप देखते हैं 2022 में? 2022 में हम समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम नौजवान हैं और नौजवान हितों की जो बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। लेकिन नौजवान के हितों की बात तो बाकी दल भी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में तो तमाम तरह की दावेबाजी नहीं, 2017 से 22 तक भी सरकार रही, उसमें पहले भी दावे थे, हमने देखे थे, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा था करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन हमें ये नहीं दिखा। हमें तो ये दिखा कि बल्कि 50 लाख युवाओं के रोजगार छीन लिए गए। इसके साथ और किस तरह से, क्योंकि कई तरह के जो दावे वादे हैं वो यहाँ पर हर राजनीतिक दल की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जब बात आकर्षण की आती है तो आकर्षण किसकी तरफ खींचा जाए मतदाता? मतदाता हमारे ख्याल से नौजवान, किसान और जो और भी वर्ग है, ये अपनी समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। जो बेरोजगार है सब समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल कहा जाता है बेशक से कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन राजकुमार जी जिस तरह के यहाँ पे समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है एक बार फिर कि कांग्रेस तो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस को हम कमजोर भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसे में सीधी जो कांटे की टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि जब भी कभी चुनाव होता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं मतदाता ही अपने मताधिकार का उपयोग करता है। और तो यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि जो लोगों से बातचीत में भी पता चला कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सांसद है और ये पारंपरिक संसदीय क्षेत्र रहा है। उसके अलावा यहाँ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए यहाँ पर एक शहीद स्मारक जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये वो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने आज़ादी के बाद जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन लड़ाइयों में अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन यहीं अगर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर और जाते हैं तो एक जगह और एक शहीद पार्क है। उस शहीद पार्क में जाकर महसूस होता है कई बार कि लोगों ने किस तरीके की परिस्थितियां, जब अंग्रेजों का राज रहा था तो किस तरीके के हालात रहे होंगे। रायबरेली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान आज़ादी में रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिटारा क्या खुलता है। लेकिन मतदाता को मतदान करना है और 23 तारीख को चौथे चरण में यहाँ मतदान होगा। लोगों को मतदान के बाद जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे ऋतु, वही तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। अब बिल्कुल, और किस तरह से, क्योंकि हर किसी की राजनीतिक दलों के साथ साथ मतदाताओं की भी यहाँ पर जो 10 मार्च पर है तारीख है, उस पर नजरें टिकी हुई है कि क्या वाकई में जो हमने अपने मत का इस्तेमाल किया है सही जगह गया है। और एक बार फिर हर किसी से हर कोई अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने मत अधिकार का सही से इस्तेमाल करें ताकि कोई भी वोट और किसी भी तरह का मतदान यहाँ पर वेस्ट न जाए। फिलहाल हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। वंदे मातरम।